नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रारंभिक अंक गणित में पूर्ण संख्या वाला चैप्टर। हम लोग वही देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी में पेट में जो टॉपिक हैं। और दोस्तों हम लोग के ये क्वेश्चन देखने का उद्देश्य ये होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन प्रकार के हैं और जो हम लोग आसान हैं, जिनको लगा सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, उनका बस आंसर। और देखिए सॉल्यूशन भी इसी के साथ लिया गया है ताकि जिसको न समझ में आए वो देख ले। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी दोस्तों, क्योंकि समय कम है। और तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न माने गलत हो जाते हैं उनको ही यहाँ पर देखा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट ही 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे को ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे करते हैं कि 79 मीटर और पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो 4 को घटा दीजिए, क्योंकि जब छलांग लगाएंगे तो सीधे उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, आप नीचे फिसलेंगे नहीं। तो हो गया 75 मीटर। अब देखिए पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है, तो 2 मिनट में कुल कितने मीटर चढ़ा? 3 मीटर। तो इस 75 में 3 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 25। ये 25 बार उसको ऐसे करना पड़ेगा और 3 मीटर चढ़ने के लिए उसको 2 मिनट का समय लगता है, अर्थात 25 दूना 50 मिनट लगेगा। और अंतिम बार में ये 4 मीटर जो हम लोग निकाले हुए हैं छलांग लगाएगा तो सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो 51 आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर होगा। जिसको ना समझ में आएगा उस भाई के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी लाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं, चलिए। अब देखिए निम्न में से कौन संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या देखना है, अर्थात तो किसी न किसी से भाज्य होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये जो है अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अब जानते हैं भाज्य अभाज्य, जो संख्या किसी दूसरे से विभाजित हो जाए दूसरी संख्या से, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य नहीं है अर्थात भाज्य है। तो 437 जो है 19 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग को यही देखना है, जो लग सकता है उसको हम लोग समय नहीं करेंगे, उस पर गंवाने का समय नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, ठीक है ना। तो 55 से बड़ी है, 79 से छोटी। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाता है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करके 67 आ जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे में दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो फिर भी आ जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मैं देख करके पहले से टिक कर लिया हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखिए संख्या इतने को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप किसी तरह से ज्ञात कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए मंडी परिषद का क्वेश्चन था, इसीलिए सॉल्यूशन भी लाया गया है ताकि जिसको ना समझ में आए वो सॉल्यूशन भी देख लेगा। अब देखिए
पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप जानते हैं, देखिए सम संख्या, तो यहाँ पर जो जीरो जो आ रहा है, फिर बीच में 20 भी आएगा, तो ये सब जीरो आ जाएगा। देखिए 100 से लेकर 20 तक सम संख्याओं के गुणनफल में 20 की जीरो की संख्या 2 हो जाएगी, तो अंत में क्या होगा, दहाई में जीरो ही आएगा। अब देखिए ये पूछा है, लोअर वाला में पूछा था, पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए समांतर माध्य होता है पहली संख्या गुणे अंतिम संख्या का जोड़कर जब 2 से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, बताइए। तो भागफल देख लेंगे, देख रहे हैं कि भाग दे करके दिखाया भी 56 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग अब ये नहीं कि भाग करके दिखाएं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी ले लिया हूँ, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन कुछ इसमें ट्रिक होगा उसको देखा जाएगा। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है अर्थात भाज्य है, तो 17 या 51 होता है, आप जानते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए 3 के बाद जो है 7 से विभाज्य होता है, पहली संख्या 7 होती है, और 200 के नज़दीक जो होती है संख्या वो कितना होती है, 196 होती है। तो ये जो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। यहाँ से जब आप अंतिम पद के जगह पर ये रख देंगे 196 और एक के जगह पर 7 रख देंगे और डी भी 7 से विभाज्य है तो 7 रख देंगे, तो आपको यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर निकाला है 128। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 28 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इतने में 5 का मान क्या है। तो देखिए ये दशमलव वाले को इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 357 प्लस 0.21। क्या होता है, देखिए इसमें जो 5 का मान है भाई, यहाँ पर ये 5 जो अपने साथ 50 लिए हुआ है, तो 50 को लिखने के लिए 5 गुणे 10 करना होगा ना। तो ये जो है 5 10 हो जाएगा, 5 10। अगर इसका मान पूछता तो 2 का मान क्या होगा, 2 जो होता है 20वां भाग हो जाता, 20वां। 2 जो अपने साथ क्या लिया है, 20वां भाग लिया हुआ है। तो यहाँ पर यही देखना है, देखिए लिखा हुआ है, यदि 5 दशमलव के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर होता तो उसे 5 10वां, 10 नहीं 10वां भाग कहते हैं, परंतु प्रश्न में 5 दशमलव के बाईं ओर है तो 5 का मान 50 अर्थात 5 10 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में शांत दशमलव कौन सा है। शांत दशमलव जो कट जाए और रुक जाए, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5। ये शांत दशमलव है। इनको देखेंगे तो ये शांत दशमलव नहीं है, भाग देते रहेंगे वो जाते जाएगा। देखिए जो हम लोग को दिया हुआ है 1/3, 1/7, 3/7, ये जो है ये सब शांत दशमलव नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको सॉल्यूशन भी दिखता रहे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखिए 99 के बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणे 99। तो 99 से विभाज्यता चेक करने के लिए 11 और 9 से विभाज्यता चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, तो 3 और 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या होता है, संख्याओं का अंकों का योग करिए और भाग दीजिए। अगर वो विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, वो 99 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। और 11 वाले में क्या करते हैं कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके घटाने पर अगर वो संख्या विभाजित हो जाती है 11 से, तो वो 11 से विभाज्य होगी। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट दे रहा, हम लोग इसी को चेक करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इसमें दे रहा है कि 51, तो इसमें जोड़िए, इन सबको जोड़िए। 9 1 10 हो गया, 10 10 20 हो गया और 7 27 हो गया। इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो 9 से विभाजित है 9 27। अब देखिए इसमें जो है विषम स्थान के अंकों का योग 9 5 प्लस 5 कितना हो गया, 9 5 14 और 5 19 हो गया। और सम स्थान के अंकों का योग 7 1 8। इसमें से 8 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 11। 11 जो है 11 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या जो होगी क्या होगी, 99 से विभाजित होगी, क्योंकि ये 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। चलिए आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि किसी तरह से यहां पर दिया हुआ है द्वितीय विधि, इसको देख लीजिएगा आप लोग। कोई भी संख्या 99 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब वह 9 तथा 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित 99 से विभाजित होगी। तो ये नहीं बताया कि 9 और 11 से विभाजित कैसे चेक करेंगे। अब ये अलग अलग आपको चेक करवाएगा, लेकिन मैं आपको नियम भी बता दिया हूँ। 3 और 9 से विभाजिता चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग जोड़िए, और अगर योग जो है 3 या 9 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होती है। और 11 से विभाजिता चेक करने के लिए क्या करते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग जोड़ करके सम स्थान के अंकों को जोड़ करके फिर घटाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से ये जोड़े और फिर इसमें 60 7 1 8 घटा दिए, 11 विभाजित था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती, बताइए। तो देखिए ऑप्शन डी हो रहा है। तो हम लोग 3 से विभाजिता चेक करने के लिए पहले ऑप्शन डी के सभी अंकों का योग देख लेते हैं। 38 हो रहा है। 38 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, लेकिन बाकी का तीनों ये जो है विभाजित हैं। आप खुद देख लीजिए, 3 दाम 30, 3 9 27, 3 8 24। तो ये जो है 3 से विभाजिता चेक करने का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेषफल जो है 58 बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि 58 में 17 से भाग कर दीजिए। 391 से भाग देने पर शेषफल 58 आता है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 58 में 17 दूनक 34, 17 तियां 51 होता है। 7 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। केवल देखना हम लोग को कुछ नया जो पूछा है उसको लगा देना है। देखिए 58 में 17 से भाग दे दिया, जो आपका शेषफल आएगा वही शेषफल होगा। अब फिर ये वही क्वेश्चन, 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। 13 तियां 39 और 5 44। आगे चलते हैं। देखिए 44 में 13 से भाग दे दिया। और क्या कह रहा है, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं देख लीजिए। 1 और 20 के बीच में 3 2 3 5 7 11 13 17 19। इनको जोड़ करके औसत निकालने के लिए इन कितनी हैं ये संख्याओं में, तो 8 संख्याएं हैं, तो 8 से भाग कर दीजिए, आपको औसत निकल के आ जाएगा। और बी आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं की नेट औसत क्या होगा? तो 12 छक 72 हो जाएगा। 6 में 12 से गुणा कर दीजिए, 72 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये डी आंसर होगा, 12 छक 72। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इकाई अंक निकालने के लिए। तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो है 4 से भाग करिए तो एक शेषफल बचता है। ये 4 से भाग इसलिए करते हैं कि 7 पर पावर 4 करेंगे दोस्तों तो 7 सते 49, फिर 7 सते 49 और 49 में 9 9 गुणा होकर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो यूनिट अंक 1 आ जाता है। और 0 1 5 और 6 ऐसा है कि कितने भी उस पर पावर रहेंगे तो उनमें मान बदलता नहीं है, 6 ही होगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका गुणनफल कर लीजिए, 7 छक 42, 2 और 3 दूना के 6, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए एक परीक्षा में 5 छात्र ABCD उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले, E को B से 22 अंक अधिक मिले और दे दिया B को, सबको 20 से जोड़ा है और B को 40 अंक मिले, तो A को कितने अंक मिले? तो यहाँ पर दोस्तों आप ये जो इक्वेशन दिया है इसको जोड़ घटा करके देखेंगे। जब आप लाइए और छोटा कर देते हैं, तो जब जोड़ घटा करके देखेंगे तो आपका A का मान क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि यम एक सम संख्या है तो यम स्क्वायर -1 गुणनफल है 2 क्रमिक। तो देखिए सम संख्या है तो ये जो है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। अगर यम बराबर 2 रखते हैं तो 3 आता है। 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 रख सकते हैं। यम बराबर 4 रखते हैं तो ये 15 आएगा, 15 3 5 हो जाएगा और 6 रखेंगे तो 5 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग देख लेंगे। देखिए जो जिनको जिसमें प्रश्न में समस्या आएगी वीडियो को पास करके वो देख लेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, देखिए तो ये बंदर वाला प्रश्न आ गया है। पहले मिनट में इतना चढ़ता है इतना खिसकता है, तो यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग लगा करके देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ मित्रों ने, ये अच्छा प्रश्न है, कुछ मित्रों ने मिलकर एक मेले में जाकर खाने पर 96 रुपया खर्च करने का कार्यक्रम बनाया, परंतु इनमें से 4 मित्र मेले नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप बाकी सभी को 4 रुपया अधिक देने पड़े। बताइए कितने मित्र मेले में गए थे? तो मान लेता है कि यम लोग गए थे और सभी लोग x रुपया देने वाले थे, तो यम इंटू x कितना 96 हो जाएगा। अब देखिए 4 मित्र जब नहीं गए तो लोगों की संख्या कितनी हो गई? m-4 हो गया। अब m-4 लोग अगर x रुपीज देंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि m-4 लोगों को 4 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, तो इतना देना पड़ा। जब 4 रुपया देंगे ज़्यादा तो इतना देंगे 4 रुपया, तो इनको और इनको जोड़ करके 96 हो जाएगा। क्योंकि जब नहीं गए तो फिर भी 96 रुपये जो खर्च किए, तो इस तरह से आप लोग इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में अगर 1 का क्यू
2 का क्यू और 10 का क्यू ये सब मिल करके कितना होता है? 3025 होता है। तो 2 का क्यू, 4 का क्यू और इस 20 का क्यू। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि 2 का क्यू इसमें से कॉमन लेंगे ना, तो यही बचेगा अंदर वाला, ये जो था यही यहाँ पर बचेगा। तो इसका मान रख देंगे। तो दोस्तों आपको निकल के आ जाएगा 2400, 24,042, 24,200। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसका मान इतना, तो 4, 32। इसमें से दोस्तों आप 4 कॉमन ले लेंगे तो वही निकल के आएगा 1, 8, 27। तो 1 का मतलब 1 का घन, 8 का मतलब 2 का घन। फिर मान रख देंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है। यदि पहली किस्त 300 रुपये है तो कूलर की कीमत क्या है बताइए। आप जोड़ लेंगे। पहली किस्त जो है 300 रुपये है तो दूसरी किस्त 600 रुपये, तीसरी किस्त 1200 हो जाएगी और चौथी 2400 और पांचवी कितना हो जाएगा 4800। तो कूलर का कीमत कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे तो 9300 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। वर्गों के योग तथा घनों के योग का अनुपात, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्ग करिए, फिर घन करिए और उनको जोड़ जाड़ के अनुपात निकाल लीजिए। तो इन्फिनिटी दिखा रहा है। निकल जाएगा इसीलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। देखिए तो घन करके जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा, और किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो आपका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। चलिए आगे चलते हैं कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजक की संख्या कितनी है? विषम संयुक्त विभाजक की संख्या कितनी है? ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग प्रकार का है। मैंने प्रश्न में बहुत कुछ दम नहीं है, लेकिन ये शब्द जो टेक्निकल रख दिया है। तो देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 3 और 3 11, 3 7 और 11 बचेगा। उपयुक्त गुणनखंड में 3 7 11 विषम संख्याएं हैं, इसलिए विषम संयुक्त विभाजक संख्याएं क्या हो जाएंगी? संयुक्त जो शब्द है इनको जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। विषम संयुक्त विभाजक संख्याएं हो जाएंगी 3 गुणे 7, 7 गुणे 11, 11 गुणे 3। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर क्या कह रहा है। मान ले n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n q को दोस्तों 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपको a प्राप्त होता है। ये हमेशा कैसा होगा? ये एक पूर्ण घन होगा। यहाँ पर मान रख करके दिखाया है। n बराबर 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 9 से भाग दें तो शेषफल 0 हो गया। तो 0 को चाहे कितना बार भी लिखिए 0 आएगा। अब देखिए n बराबर 4 रखने पर 64, 64 में 9 से भाग दे 1 आ गया। 1 को 1 पर पावर क्यू रख सकते हैं। अब यहाँ से 5 वाले से क्लियर होगा। 8 जो है 2 का क्या है? क्यू है। इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा ये एक पूर्ण घन है, ठीक है ना। देखिए ये 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब भिन्न और दशमलव वाला चैप्टर आ गया। पूर्ण संख्या वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए एक भिन्न
और उसके व्युत्क्रम का योग जो है -89/40 है, तो दोनों भिन्नों में से छोटा भिन्न क्या हो सकता है? एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें से छोटा भिन्न पूछ रहा है, तो इसको निकालेंगे तो x का मान -8/5 और -5/8, तो छोटा क्या होगा? जो बड़ा है ऊपर अंश में वही छोटा होगा। निगेटिव में ये संख्या में ये तो जीरो हो जाता है, -1 -2 जितना जाएंगे, जितना भाई ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज होगा, बड़ी संख्या होगी, आप कर्ज में होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 15/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न इतना हो जाए? इसको आप कर लेंगे, इसमें से घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो इसको इक्वेशन बनाकर चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। भिन्न इतने इतने को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो इनका दशमलव में जब बदला है तो दोस्तों ये हो जाएगा ऐसे। तो इसमें देखिए, जब इसको जो सॉल्व करेंगे आप ना, तो आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा। इसको आप लोग देख लेंगे। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो इसमें है 35/36 है, इसको निकाल कर देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर निकाल करके बताया, देखिए इसका मान आ रहा है 0.9 और सबका मान इससे कम ही है, तो सबसे बड़ी भिन्न यही हो गई 35/36। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। उपयुक्त भिन्नों को परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त हो परिणाम, तो घटते से बढ़ते जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वही पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है। आरोही क्रम दर्शाता है अपूर्णांकों का सही आरोही क्रम। आरोही का मतलब बताइए? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना आपको, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम जो है एक पूर्ण संख्या आए। इन सबको ये पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए इन सबको जोड़ने पर हो रहा है 117/40, 717/40। तो 717/40 में क्या जोड़ेंगे? तो 3/40 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 18। यही पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि इसको नहीं लगा सकते थे हम, ठीक है ना, लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य है दोस्तों कि समय कम है, आपका समय नुकसान नहीं करना है। लेकिन देख लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आदमी परीक्षा तो दिया लेकिन गलत आंसर टिक करके आया था, और अगर अभी आप नहीं देखेंगे तो फिर गलत करेंगे। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है और तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या होता है? 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अंश x हो गया और हर y हो गया। हर में 1 जोड़ दिया तो 1/2 हो गया, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये इसका जो मान होता है 1 हो जाता है। यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा और इसको जोड़ लेंगे तो आपको 5 आंसर आ जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, 5 आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष रह गया है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए और एक में से घटा देंगे आप, तो आपका निकल के आ जाएगा। भाई उसकी कुल पूंजी एक होती है किसी की भी, और इसको जब जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, इसको जोड़ने पर आएगा 17/24। तो घटा देंगे तो 7/24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया, ये आपको बताना है। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया। ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 1/5 या 2/4 करने से आप अनुपात तो निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं है निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यूपी ट्रिपल ने इस प्रश्न के लिए संशोधित उत्तर पत्रक में ग्रेस अंक प्रदान किया, सबको जो है अंक दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों। एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी वास्तविक भिन्न के अंश और भाजक में उतनी ही धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की। तब नया भिन्न क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि आपका भिन्न जो है 1/5 है, ठीक है ना। 1/5 का मान क्या हो गया, 0.2 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या के अंश और हर में 0.2 जोड़ देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 0.23। और 0.23 जो है 0.2 से बड़ा है, तो यही इसका आंसर होगा। हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा। हमेशा जो है मूल भिन्न से क्या होगा, अधिक होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बहुत लोग को दिखाई थोड़ा सा नहीं दे रहा होगा अच्छे से। तो ये हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये प्रतिशत वाला टॉपिक आ गया दोस्तों। हम लोग को इसी तरह से जो हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछेगा उनको बस देख लेना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। जहां पर जो समझने लायक होगा उसको समझ लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। तो अब दोस्तों ये देखिए प्रतिशत वाला टॉपिक आपके सामने है और इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर और सॉल्यूशन सब आपके सामने है, बस इसको देखना है। वर्ष 2011 में महेश के पास यक्ष पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या में कम से कम 50% अधिक हो जाएगी। तो 50% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम 50% वृद्धि के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या 5 वर्ष, तो 16। ये देखिए अच्छा प्रश्न है। पचास % अधिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो
हर वर्ष जो है 10% बढ़ जाते हैं। और कह रहा है, देखिए तो कहने का मतलब ये नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज इस पर लगाइए, ठीक ना। वैसे कह रहा है इसमें, वर्ष 2011 में महेश के पास 1 पेड़ थे, प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर बोला है कि हर साल 10% वृद्धि हो जाती है, तो ये कम से कम कहा है, ठीक है ना। कम से कम अगर हर साल 10% बढ़ता है तो 5 साल में 50% बढ़ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट में आंसर ही पूछा है। अब देखिए 10% का यक्स यक्स का 10%, वाई कितना परसेंट, तो यक्स वाई का अनुपात निकालना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको सब लोग लगा लेंगे, लगाना जानते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, इतने का इतना परसेंट, इतने का इतना परसेंट किसके बराबर हो, तो निकाल लीजिएगा 860 के बराबर होगा, निकल जाएगा। जो नॉन निकलने लायक या जो थोड़ा समस्या लायक है उसमें मैं आपको खुद ही हिंट कर दे रहा हूं। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जब वाई का मान इतना है तो वाई का मान रख दीजिए, यक्स का मान आपको खुद ही मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और इतने छात्र फेल हो गए, 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे, तो 35% छात्र पास हुए, तो कै परसेंट फेल हो गए, 65% जो है फेल हो गए। और फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 455 है, तो 65 बराबर 455, तो 100% निकाल लीजिए, 100% हो जाएगा 700। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है। 40% चाहिए पास होने के लिए, और 180 अंक पाता है और 180 अंक से ही फेल हो जाता है, अर्थात 360 अंक जो है 40% के बराबर होगा। अगर 40% 360 अंक पा जाता तो पास हो जाता, तो 40% बराबर 360%, तो पूर्णांक कितना होता है हमेशा, 100% होता है, तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 50 मीटर का 30% है, आप निकाल लेंगे, 15 हो जाएगा। यहां पर ये नहीं कि आपको नहीं आता, देखिए आता है तो इसमें के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उद्देश्य है। इतने को दशमलव में व्यक्त करिए, ठीक है ना। तो इतने को परसेंट का मतलब 1/100 होता है, करके फिर दशमलव में व्यक्त करेंगे तो इतना आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और लग जाएगा ये। चलिए और आगे चलते हैं। घर के आंतरिक हिस्से पर सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बस ये देख लीजिए कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। एक आंतरिक हिस्से पर 16 लाख लागत होती है तो घर की कीमत क्या थी, बताइए। इसके मूल्य का 40% था, तो 40% कितना, 16 लाख, तो 100% निकालेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। सौ परसेंट निकालेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये देखिए उम्मीदवार और वोट वाला प्रश्न देख लीजिए। दो उम्मीदवारों के चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 1600 वोटों से 16,000 वोटों से पीछे रह गया।
कुल कितने वोट डाले गए? देखिए ये अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए अगर एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले? 70%, ठीक है ना। और कह रहा है कि 16,000 वोटों से पीछे रह गया। 16,000 वोटों से पीछे रहने का मतलब क्या हो गया बताइए? 70 माइनस 30 बराबर 40%। 40% बराबर क्या हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो 100% निकल जाएगा 40,000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। माने इनका कोई मतलब नहीं है। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और इतने वोटों से जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या। तो देखिए अगर यहां से देखेंगे तो ये अभी से ऊपर वाला ही प्रश्न है। कुल निकाल कर उसमें 530 जब जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे विजेता को 62% वोट मिले तो हारने वाले को कितना मिल गया? 870 38% मिल गया। और इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो वही आएगा 648 के बराबर हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24% बराबर 648। तो आप पहले यहां से 100% निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहां पर दिया हुआ है विजेता को मिल गए 62% और हारने वाले को 38%। इन दोनों को घटाएंगे तो 24% हो जाएगा। तो 24% बराबर 648। तो 100% क्या हो जाएगा? 2700। और 530 वोट जो ये भी पड़े थे लेकिन अवैध घोषित हो गए, तो इनको भी जोड़िए कुल वोटों की संख्या में, ये भी जुड़ जाएंगे। तो 3230 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जब एक संख्या ए में 20% वृद्धि होती है और फिर वह 20 कम होती है तो हमें 160 प्राप्त होता है। यदि संख्या ए 20% कमी होती है और 20% की वृद्धि होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए। तो ये कह रहा है दोस्तों कि 20% की वृद्धि अर्थात 120% निकाल लेंगे संख्या का और इसमें से 20 घटा देंगे तो 160 निकल के आ जा रहा है। तो आपको यहां से संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या हो गई दोस्तों 150। अब देखिए यदि संख्या ए 20% कम होती, 20% कम होती ये कह रहा है कि यदि संख्या ए 20% कम होती और 20% की वृद्धि हो 20 रुपये की वृद्धि होती तो हमें क्या प्राप्त होता? ये तो संख्या हो गई। अब जो कह रहा है कि 20% कम होती, 160 को 20% कम कर दीजिए, 80/100 हो जाएगा। 8 6 48 को 8, 8 में लगा 4 और 8 4 12, 128 हो गया। और 20 की वृद्धि हो जाती, 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 148। नहीं आ रहा है क्या? अच्छा दोस्तों गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ से मैं यक्स का मान 160 मान लिया, लेकिन यहाँ से जब निकालेंगे तो 150 आएगा ही, ठीक है ना।
150 आएगा और इसको जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 150 का 20% का 15 और 20 से 120 हो गया और ये 20 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 60% का 35% यदि इतना हो तो वह संख्या क्या है? 60% का 35% इतना हो तो संख्या हो जाएगी क्या? 50 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जहां पर देखने लायक बात आएगी वहां पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना, आप परेशान ना हो। यदि किसी वस्तु के कर में 10% की इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, लग रहा है कि ऊपर हो जा रहा है। तो यदि किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा प्रश्न है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं, 10% की कमी तो -10 और उपभोग जो है 8% बढ़ गया तो 8, 10 गुणे 8 बटा में 100, कुल मिला जुला के हो जाएगा 2.8% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ऋणात्मक मान आएगा, ये दर्शाता है कि कमी वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कर उपभोग और द्वितीय विधि बता रहे प्राप्त राजस्व। तो ये कह रहा है कि 10% की कमी, पूर्व 10-10 हो गया और परिवर्तित जो 10% की कमी और उपभोग में वृद्धि हो जा रही है, कितने की? 8% की। तो इतना हो जाएगा, ऐसे निकल के आ जाएगा 2.8। तो ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है कि आसान प्रश्न है, लेकिन ये जो है अच्छे प्रश्न की श्रेणी में आता है, मैं इसको अच्छे प्रश्न की श्रेणी में रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो तथा उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने की वृद्धि या कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो ये हो गया। तो देखिए पूर्व में कर भी 10 है, उपभोग भी 10 है, तो प्राप्त राजस्व 100 हो जाता। अगर कर में 10% की कमी कर दिया जाए और उपभोग जो है 8% बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा इतना, गुणा करेंगे तो 9×8 = 72। तो 2.8% की क्या हो गया? कमी हो गया दोस्तों। ये अच्छा प्रश्न था इसको। अब देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और इतने मतों से विजयी हुआ, ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये लग जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो पहले जो 10% दिया उसको छोड़ दीजिए, पहले वैध मतों को गणना करिए। तो 62% पाकर जीत गया, तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? हारने वाला पाएगा, अभी हम लोग निकाले थे 38%, और 62 और 38 का अंतर निकाल देंगे तो निकल जो भी परसेंटेज आएगा वो हो जाएगा 21,600 के बराबर। तो ये जो है 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24% बराबर क्या हो जाएगा? 21,600 हो जाएगा दोस्तों, 21,600 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो 100% मैंने इसको देख लेंगे आप, आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए, 30% छात्र जो है अनुत्तीर्ण अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा?
तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, एन ए नहीं ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 60% इससे निकालेंगे तो 60% ये अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसको आप लोग रखना जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस पर ब्याज व्यय कम ना हो, ठीक है ना। तो इसमें जो दोस्तों कीमत जो 10% कम हो गई है, तो ये वाला जो प्रश्न हम लोग देखे हैं, तो इसमें देखिए मान ली कि मूल्य 10 रुपया, उपभोग 10 रुपया, तो कुल व्यय 100 रुपया हो रहा था। अब कह रहा है कि कीमत 10% कम हो जाती है तो उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि व्यय जो है समान रहे। तो उपभोग जो इतना रुपये की वृद्धि इतना रुपया होगा, इसमें से 10 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और 10 का प्रतिशत निकाल देंगे तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है दोस्तों अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आता है। यह प्रश्न जो है अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आता है। तो इसको जो है मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे एक आप लोग पढ़े होंगे 10%, 10% को अगर हम लोग किस में बदलेंगे, अनुपात में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो पहले मूल्य 10 रुपया था, अब 1 रुपया घट गया, 10% एक घट गया तो 9 रुपया हो गया। कुल खर्च कितना हो जाएगा, 90 रुपया। अब देखिए कुल खर्च तो 90 रुपये रहेगा, तो इसको कुछ ना होने के लिए क्या करते हैं, ऐसे तिर्यक कर देते हैं 9 और 10। तो मूल्य जो है पहले खपत जो पहले 9 थी अब 10 हो जाएगी। तो 9 को नीचे करिए और 1 ऊपर कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। 100 में 9 से भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, 9×99 और 100। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसको बेसिक या इसको पढ़ने के लिए बेसिक आदमी का तैयार होना चाहिए। हम लोग बस ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्न हम लोग को जब फिर दोबारा सामने अगर आ जाएंगे तो फंसाएंगे तो हम लोग उसको कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है दोस्तों बताइए। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी में बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है, बताइए। तो ये जो है 150% ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, और बी की जो क्षमता जो है 100 है, ए की क्षमता 150% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगी, 250 हो जाएगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो कितना कम है, तो 250 नीचे रखेंगे, 250 नीचे रखेंगे, और कम कितना है 150 गुणे 100 से कर देंगे तो आपको प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यही यहाँ पर किया हुआ है, आपका 60% हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने परसेंट कम है, पहली दूसरी से कितने परसेंट कम है? तो मान लें कि तीसरी 100 हो गई, ठीक है ना। तो दो संख्याएं पहली और दूसरी कितना हो जाएंगे? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो ये 30% तो 70 हो जाएगा, 37% कम तो 63 हो जाएगा। और इसको जो है आप निकालिए, 70 63 7/100 10% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। किसी संख्या में 8%, इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी? ठीक है ना। संख्या का 8% इतना हो गया, 3% इतना हो गया, और इसको जोड़ दीजिए और इसको जो है यक्स में से घटा दीजिए। इनका अंतर जो है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, यही इसीलिए कारण आप ये यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? माइनस लगा रहे हैं। 407 है तो संख्या क्या होगी? ठीक है ना, तो संख्या हो जाएगी 3700 हो जाएगी दोस्तों। आप लोग इसको कर लेंगे, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। बजट के से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कुल कीमत में वृद्धि कितनी हो गई? बताइए। आपसे पूछ रहा है कि कार के कीमत में कुल वृद्धि कितनी हो गई। तो पहले 30% बढ़ा देगी तो 130 हो गई, ठीक है ना। कई तरीके से निकाल सकते हैं इसको। फिर 10% बढ़ा देगी तो 143 हो गई। तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की हो गई? 43% की हो गई। और ये यक्स वाई वाला जो है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। 30 10 43%, यहाँ से डायरेक्ट निकल के आता है। तो इसमें जो है प्रतिशत में लगभग 72-75 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 300 ग्राम चीनी के बिलियन में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी 50% हो जाए? ठीक है ना। अब कह रहा है कि 300 ग्राम बिलियन में 40% चीनी है, तो कितना चीनी है? चीनी की मात्रा 120 ग्राम है। अब करना आपको कितना है? 50%। तो यदि बिलियन में अन्य पदार्थ की मात्रा 180 ग्राम, अब बिलियन में चीनी की मात्रा 50 करने के लिए अन्य पदार्थ की 50% मात्रा 180 ग्राम होनी चाहिए। तो अतः बढ़ाई गई मात्रा जो है 60 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कितना खूबसूरत है और क्या खूबसूरती है इसकी। कह रहा है कि 40% चीनी है तो 120 ग्राम चीनी हो गई, तो 300 ग्राम में से 180 ग्राम जो है अन्य पदार्थ हो गया। अब देखिए 50% चीनी करने के लिए, देखिए तो 50% कोई चीज़ होने के लिए क्या होना चाहिए? आधा आधा होना चाहिए। तो जब आधा जो है 50% अन्य पदार्थ की मात्रा जो है 180 ग्राम है, तो 50% चीनी की भी मात्रा 180 ग्राम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले चीनी कितनी थी?
120 ग्राम, अब हो गई 180 ग्राम, तो बढ़ाना कितना पड़ा आपको? 60 ग्राम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली? तो मान लेते हैं बच्चों की संख्या यक्स है, तो यक्स का 20% यक्स बटा 5 हो गया, और यक्स गुणे यक्स बटा 5 कर देंगे तो कितना होना चाहिए? 720 होना चाहिए। यहाँ से यक्स निकाल लीजिए तो यक्स मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए, यक्स मान 12 हो गया। अतः प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाइयों की संख्या जो पूछेगा आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इतना आप लोग नादान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई पर के लिए खर्च करता है, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि भुगतान करने के, 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं। यदि इतने रुपया बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या है? सबको जोड़कर 100 में से घटा दीजिए और बराबर जो आएगा वही क्या होगा? देखिए सब जोड़ के 60 हो गया, 100 में से घटा 40% हो गया, 40% बराबर 6000 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 15,000। 40% बराबर 6000, तो 100% बराबर 15,000। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? अच्छा प्रश्न है, घुमा घुमा के पूछा है, ठीक है ना। और इसको आप लोग निकाल लेंगे, ऐसा बात नहीं है। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति जो है विवाहित है। तो देखिए मानव व्यक्तियों की संख्या 100 है। ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 70 हो गई, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। अब कह रहा है कुल विवाहितों की संख्या 30 है, तो कुल विवाहित पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? कुल विवाहित पुरुषों की संख्या ये कह रहा है 20 हो जाएगा। तो यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, ठीक है ना। देखिए तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर 70 थी और 70 का कह रहा है कि 2/7 भाग विवाहित है, अर्थात 20 लोग विवाहित हैं। तो विवाहित महिलाओं की संख्या 10 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये 20 पुरुष जो 20 महिलाओं से विवाहित होंगे। अविवाहित महिलाओं की संख्या 20 हो गई। अविवाहित महिलाओं का भाग, तो 30 महिलाएं थीं और 20 जो है विवाहित हो गई, तो 2/3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक प्रश्न था, कई जगह से घुमाया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत ये निकल जाएगा, ठीक है ना।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसको आप लोग देख लेंगे। ये सिंपल सा सब जोड़ घटाना है। अगर एक एक देखते रहेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए और 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए यहां से, तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न इस पर लगता है, यूनियन ऑफ यन ऑफ ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें क्या कर रहा है कि देखिए 70% विद्यार्थी जो है पेपर 1 में उत्तीर्ण होते हैं, 70% कर लीजिए, प्लस जो है पेपर सेकेंड में 60% उत्तीर्ण हो गए और 15% अनुत्तीर्ण। तो इस अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण में बदलिए, तो 15% जब अनुत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 85% उत्तीर्ण हुए। तो जोड़ घटा के क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 45%। तो 45% छात्र जो है पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो 270, तो 45 बराबर 270, तो 100% क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। जिसको जैसे समझ में आएगा 600 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक शहर की वर्तमान आबादी इतनी है, यदि प्रति वर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी, बताइए, ये पूछा है। तो ये चक्रवृद्धि वाला वर्तमान जनसंख्या 1+r/100, तो इसको ऐसे कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो गई इतनी हो गई, तो शुरू में कितनी थी, 48,000, इसमें से घटा दीजिए तो आपको इतने वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि भी आज का प्रश्न समझ लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक कार्य का मूल्य इतने रुपया हो और उसमें 10% की मूल्य ह्रास हो रहा हो, तो ह्रास में क्या कर देंगे, तो 5 वर्ष पश्चात कार्य का मूल्य क्या होगा, तो वही वर्तमान मूल्य और 1 - r/100 पावर क्या, n से निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष पश्चात जो बचेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो नए मूल्य को किस प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी औसत कीमत पर आ जाए। अच्छा प्रश्न है ये। ये जो है 25% बढ़ जाती है, 25/100 कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो 5 और 4 कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसका औसत कीमत मूल कीमत पर आ जाए। तो यहां पर आ जाता है दोस्तों, ये इसी से आ जाएगा, एक ही से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 1 × 100 कितना हो जाएगा, 20%।
चलिए आगे चलते हैं। हो। तो दोस्तों अभी जो 31 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है ना। और दूसरे वीडियो में ये मैथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलता रहे और पढ़ाई अनवरत बना रहे। चलिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।